हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना इंडियन सोसाइटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। जैसा कि सिलेबस हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसमें मेंशन एक टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो लोग नए हैं दोस्तों, उनको मैं बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो जो इसका पीडीएफ है दोस्तों, वो जब सारे लेक्चर्स एक बार खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको अपलोड करूंगा, ताकि इसका एक कंपाइल्ड पीडीएफ आपके पास हो, ताकि जो है आप इसको रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यही एक माध्यम है जिससे आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज क्या दोस्तों, मैं ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो कहीं पे नहीं मिलता है, जल्दी आपको कंपाइल्ड वे में नहीं मिलता है, तो ऐसे टॉपिक्स आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए, इसमें जो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज है, इसमें सबसे मेन चीज देखिए क्या है कि इंट्रोडक्शन। आप पॉपुलेशन के बारे में देखिए, पॉपुलेशन समस्या नहीं है, ओवर पॉपुलेशन समस्या है। तो इसमें आप इंट्रो में क्या लिखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे इन्वायरमेंटल डैमेज और उसके बाद फूड सिक्योरिटी का भी इश्यूज आएगा। तो ये इंट्रो में डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। इसका पीडीएफ जो है आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है केवल। और आपका जो है, सबका अपना अपना इंट्रो होता है, तो आप अपना इंट्रो अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फोकस एरिया है दोस्तों वो है ओवर पॉपुलेशन। जैसा कि हमने कहा कि पॉपुलेशन समस्या नहीं है, ओवर पॉपुलेशन समस्या है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन का काजेस क्या है, इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है। कंट्रोल मेजर्स में ही हमको क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन की जो पॉलिसीज होती हैं सभी देश की, वो देखना है। लेकिन हमको यहाँ पे सभी देश का नहीं देखना है दोस्तों, हमको यहाँ पे केवल इंडिया का देखना है। ठीक है, तो कुल मिला के इस वाले टॉपिक में जो हमारा फोकस एरिया है वो ये है कि ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या क्या है और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही तीन चीज है, तीन फोकस है। और ओवर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, ये तीन चार फोकस एरिया है जिसपे हमको फोकस करना है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें, देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप ओवर पॉपुलेशन का मतलब समझिए। अगर मान लीजिए कि तीन कंडीशन है, ठीक है, तीन कंडीशन है, यहाँ पे भी रिसोर्स है, यहाँ पे भी रिसोर्स है और यहाँ पे भी रिसोर्स है, और ये पॉपुलेशन है। सपोज दैट कि ये वाला एरिया ऐसा है, एरिया है कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके सारी जरूरतें ये पूरा कर देता है। और इस पॉपुलेशन की वजह से इसके जो इसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उस पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो रिसोर्स है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये कि मान लीजिए इस एरिया में 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन ये रीजन क्या कर सकता है, 15 लोगों को अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे, ये अंडर पॉपुलेटेड एरिया है। और ये एक तीसरा सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ पे है कि यहाँ पे 10 रुपया है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे 20 लोग हैं। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे रिसोर्स कम है लेकिन इसको यूज करने वाले ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसके सभी प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सभी प्रॉपर्टीज पे इस पे यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आता है कि डिप्लीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये किसी भी तरह से किसी भी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने लायक नहीं बचता है। तो ये जो तीसरा एरिया है दोस्तों, इसको हम ओवर पॉपुलेटेड एरिया बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम ओवर पॉपुलेशन का कारण हम देखें कि किसी भी एरिया में ओवर पॉपुलेशन कैसे होता है, तो मेन जो कॉज है दोस्तों, मेन जो कारण है वो दो कारण ही हैं और बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब इसी दोनों को ही प्रमोट करते हैं। पहला कारण ये है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि ये कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होने का सेंस ये हो गया कि किसी भी एरिया में, मान लीजिए 2 एरिया है, एक एरिया में 1 साल में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं और दूसरा एरिया है जहाँ पे 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, एक एरिया है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट मान लीजिए 2.1 है और एक एरिया है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट 10 है। तो फर्टिलिटी रेट 2.1 होने का मतलब ये है कि यहाँ का जो एवरेज पॉपुलेशन है उसके पास ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एरिया यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उनके पास ऑन एन एवरेज 10 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये
कि यही 2 कारण है जिसकी वजह से किसी भी एरिया का पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है। बाकी और अगर हम इसके सपोर्टिंग बाकी जो भी कारण आप बताएँगे ना, इन्हीं दोनों को सपोर्ट करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, इन्हीं दोनों को वो प्रभावित करेंगे। उसमें देख लीजिए जैसे हो गया कि अर्ली मैरिज, जल्दी शादी कर देंगे आप, तो जल्दी शादी करने से क्या होगा कि उनकी फर्टिलिटी रेट जो उनकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पैन मिल जाएगा। मतलब ये कि मान लीजिए कोई महिला है या कोई व्यक्ति है जिसकी शादी 20 साल पे हो रही है, ठीक है? और रिप्रोडक्टिव एज एक एग्ज़ाम्पल के रूप में ले लीजिए कि 45 साल तक इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनके पास कितने इयर्स का टाइम मिल गया 25 साल का। और ऐसे में संभावना ये है कि उनके पास जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? उनके बच्चे ज़्यादा होने की संभावना होगी। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे 30 साल में शादी कर रहे हैं। 30 साल में शादी करने का मतलब ये है कि उनके पास केवल 15 साल बचे हैं। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन के कंपैरिजन में इस सिचुएशन में बच्चे ज़्यादा होने की संभावना कम हो जाएगी। उसके बाद पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, पॉवर्टी को तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन इलिटरेसी कभी-कभी क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते और इस वजह से उनका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद एज ओल्ड कल्चरल नॉर्म, मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चों को रखना उनका एक सोशल नॉर्म है। मतलब ये कि जब तक 5-6 बच्चे ना हों तब तक घर वालों को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ऐसे में जो है पॉपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है? और अगला जो सपोर्टिंग कारण है वो है दोस्तों इल्लीगल माइग्रेशन। इल्लीगल माइग्रेशन हो देखिए यहाँ पे 2 कारण है। एक तो मान लीजिए ये कोई रीजन है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है वो तो ऑलरेडी रह रही है। और दूसरी पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई, तो ये वाली पॉपुलेशन और ये वाली पॉपुलेशन दोनों ऐड हो गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। लेकिन इसके साथ-साथ दोस्तों एक कारण यहाँ पे माइग्रेशन के टाइम पे एक चीज़ और होता है, देखने को मिलता है, वो ये कि जैसे जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन आई, अब ऑब्वियसली वो क्या है, उस संख्या में कम है। ऐसे में ये अपनी संख्या को ज़्यादा करने के चक्कर में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ताकि यहाँ जो लोकल लोग हैं, उनसे वो भिड़ सकें, उनका मुकाबला कर सकें। तो 2 सिचुएशन होती है, इल्लीगल माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन किसी एरिया का बढ़ जाता है। अब अगर हम ओवर पॉपुलेशन का प्रभाव देखें, ठीक है? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए ओवर पॉपुलेटेड एरिया है तो सबको रोज़गार नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही रोज़गार दिया जा सकता है, उसके बाद लोग जो है खाली घूमने लगेंगे। उसके बाद मैन पावर यूटिलाइज़ेशन मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे 10 लोग हैं, लेकिन इस कंपनी को जो है केवल 7 लोगों को या 6 लोगों को ही हायर करना है, उनको 6 लोगों की ही ज़रूरत है। तो ये जो 4 लोग हैं, इवन स्किल्ड हैं, इनके पास सारे एजुकेशन है, स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी ये 4 लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं है, इश्यू ये है दोस्तों कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये वेस्ट हो गया, इसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाया। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइज़ेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जैसे-जैसे उस पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसकी जो यूटिलिटी होती है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों, किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसके बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी तरह से रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स का यूटिलाइज़ेशन होगा और उसका जो ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए घर में आटा 10 किलो आया और मान लीजिए 2 लोग रह रहे हैं तो ये महीना भर चल सकता है। लेकिन अगर 10 किलो आया, 10 लोग रह रहे हैं तो ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से जो हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत जल्दी से डिप्लीट हो जाएँगे, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएँगे। उसके बाद डिक्रीज़्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज़्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली अभी आप यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए ये खेत है और इस खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं और 5 कुंटल जो है ये पैदा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि जो फैमिली है यहाँ की, उनके पास 7 लोग अवेलेबल हैं, तो क्या करेगा, ये 5 लोग ही केवल काम करने नहीं जाएँगे, ये सातों काम ज करने जाएँगे, ठीक है? तो सातों काम करने जब जाएँगे तो एक तो इसका जो प्रोडक्शन है, हालाँकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के रेफ़रेंस में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो नहीं कम होगा, लेकिन हाँ, इसकी कॉस्ट ज़रूर बढ़ जाएगी क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा लोग आए, उनकी भी कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह से अलग से अदर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने से प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद इन सभी का जो कॉन्सिक्वेंस होगा, इन सभी का जो दोस्तों प्रभाव होगा, वो होगा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा ले रहे हैं और उनके पास पैसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा नहीं पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है, मतलब उनका जो इनकम है वो काफ़ी कम है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो इनकम होगा वो इनइक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम देखें कि किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हम सोशल नॉर्म्स को अपनाएँ, सोशल मेजर्स को अपनाएँ, दूसरा इकोनॉमिक मेजर्स को। सोशल में आप क्या कर सकते हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल कोई ऐसा कल्चरल इनइक्वालिटी हो, ठीक है? कोई स्टेटस का इनइक्वालिटी हो, वो सब सारे इक्वालिटी को आप खत्म करेंगे, तो जो भी समाज में लोग हैं, वो सारे लोग क्या होंगे, थोड़ा बहुत अवेयर होंगे। अगर मान लीजिए बड़े-छोटे का कोई सेंस नहीं होगा, तो वो हमेशा ये चीज़ सोचेंगे कि जो बड़ा आदमी कर रहा है, जो बड़े स्टेटस के लोग हैं, वो कर रहे हैं और वही काम छोटे लोग को भी समझ में आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो पॉपुलेशन को लेकर के अवेयर होंगे। उसके बाद जो दूसरा सोशल मीडिया हो सकता है दोस्तों, वो ये है कि मिनिमम एज, जो मैरिज के का एज अभी मान लीजिए 18 साल और 21 साल का है। अगर हम मान लीजिए जैसा कभी हम इसके पहले भी बताए, अगर मान लीजिए हम 18 वाले को बढ़ा के 21 कर दें और 21 वाले को बढ़ा करके 24 कर दें, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव एज होगा, एज स्पैन होगा, वो कम हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा कि बच्चे पैदा करने का जो संभावना, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की संभावना जो होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद रेजिंग द स्टेटस ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति को सुधारना होगा। देखिए क्या है कि बच्चों के मामले में महिलाएँ ज़्यादा अ अ, इस तरह से समझ लीजिए कि फ्रंट फुट पे होती हैं। अगर महिलाएँ अवेयर होंगी, उनको पता होगा कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उनका परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएँगे, उनका एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर घरवाले चाह भी रहे हैं, दादी-नानी जो हैं, मौसी वो अगर चाह भी रही हैं, तो भी वो महिला क्या कहेगी, कहेगी कि पैदा तो हमको करना है, इनका फ्यूचर हमको सिक्योर करना है, ऐसे में हम कम ही बच्चे रखेंगे। महिलाओं का एम्पावरमेंट अगर होगा, तो जो पॉपुलेशन है वो बट ऑब्वियस है कि कंट्रोल होगा। फिर उसके बाद स्प्रेड एजुकेशन, जैसा कि हमने देखा कि इलिटरेसी के कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, बच्चे पैदा करने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एजुकेशन, कोई व्यक्ति एजुकेटेड है और सारी चीज़ें से, सारी संभावनाओं से, आने वाली परेशानियों से सब परिचित है, तो वो क्या करेगा, बच्चों को कम पैदा करेगा। फिर उसके बाद एडॉप्शन, मतलब ये कि पैदा करने की बजाय आप एडॉप्ट कीजिए। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि आप पैदा मत कीजिए, आप जो कहीं से भी जो ऑर्फन है या फिर जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं और वो पाल-पोस नहीं सकते हैं, तो आप एडॉप्ट कर कर लीजिए। दूसरा ये है कि आप जो ऑर्फन है, जो ऑर्फनेज में पल रहे बच्चे हैं, आप उनको अडॉप्ट कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि जो ऑर्फन है, उनको एक फैमिली मिल जाएगी, उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, उनकी लाइफ भी बन जाएगी। तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि दोहरा कार्य संपन्न होगा, एक एक तीर दो निशाना होगा इसमें। तो एडॉप्शन को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी दीजिए, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाइए, ताकि कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली को खाना देना है, फैमिली की लाइवलीहुड को चलाना है, तो ज़्यादा बच्चे होंगे, तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा इनकम आएगा। अगर इनकम की टेंशन नहीं होगी, अगर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी उनको कुछ ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो बच्चों का जो उनके अंदर एक ललक है, एक चाहत है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक मेजर्स की बात करें, तो सबसे पहला काम तो आप एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करवाइए। हालाँकि आप जो है देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करवाएँगे तो सबके घर में इनकम आएगा। इनकम अगर आएगा तो वो जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको वो पूरा कर सकते हैं। कभी-कभी जो अनवांटेड चाइल्ड बियरिंग होती है, उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले बढ़ाना है, ये पहला काम करना है। दूसरा काम डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल हमने दे ही दिया कि वहाँ पे होता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा। अगर लेकिन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो अगर मॉडर्न लाइन पे किया जाएगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है, उसमें जो है बच्चों के ज़्यादा होने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से आप इंडस्ट्री सेक्टर में देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो वापस से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी और वो मेडिकल रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएँगे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे अर्बनाइज़ेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आप जोड़ लीजिएगा, प्लान्ड अर्बनाइज़ेशन, ठीक है? प्लान्ड अर्बनाइज़ेशन आप कीजिए, ताकि पॉपुलेशन जो भी, अगर मान लीजिए हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उनको हम अच्छी सुविधाएँ दे पाएँ। फिर उसके बाद बर्थ कंट्रोल मेजर्स, मतलब ये कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों मेजर्स को आप प्रमोट कीजिए। मेडिकल मेजर्स में जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, आप उनको प्रमोट कीजिए। नॉन मेडिकल रिसोर्सेज में कोई एक ऐसा कैंपेन चलाइए, कोई ऐसा मूवमेंट चलाइए, सोशल अवेयरनेस करिए, एनजीओज़ को मोटिवेट कीजिए। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप बर्थ कंट्रोल को कम कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन ऑन द फैमिली प्लानिंग, ठीक है? बेसिक ह्यूमन राइट आर द नॉर्म टू टू चाइल्ड बियरिंग, मतलब 2 बच्चे हम 2 हमारे 2 वाले कैंपेन को आप जो है आगे बढ़ाइए।
फिर उसके बाद बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड रिसोर्सेज। अगर आप पॉपुलेशन को भली भांति कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है इस जो भी पॉपुलेशन आने वाले समय में बढ़े उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर ली जाए। हालांकि अभी अगर देखा जाए ब्रॉड सेंस में, तो ये सब तो बातें हो गई आपके आंसर में लिखने के लिए। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है दोस्तों, उसको इस तरह से हार्ड एंड फास्ट रूल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें, लिटरेसी हो गई, रिलीजन हो गया, ठीक है, रीजन हो गया, कोई ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी ही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में बात करें, हमको इंडिया के बारे में ही देखना है पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में। तो अगर हम इंडिया के नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को देखें, तो जो पहला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया था दोस्तों, वो आया था 1976 में, और इसको जो है रिवाइज किया गया था 1977 में। तो इसका जो फोकस एरिया था दोस्तों, वो ये था कि नो कोएर्सन फॉर द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा बाधित नहीं किया गया। हालांकि कुछ ऐसे इंस्टांसेज उस समय देखने को मिले थे जहाँ पे कोएर्सिव फैमिली प्लानिंग देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद अगला जो फोकस था दोस्तों, वो था मिनिमम मैरिज एज 18 ईयर्स फॉर द फीमेल एंड 21 ईयर्स ऑफ द मेल। यही आज भी चल रहा है। उसके बाद इम्फेसिस ऑन द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया, इस पे फोकस था। जैसा कि हमने पीछे देखा कि इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को, हम अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इस पॉलिसी में ये कहा गया था कि जितनी भी शादियां होंगी उसकी मैंडेटरीली उनको जो है रजिस्टर करना होगा। कहाँ पे? रजिस्ट्रार के यहाँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी पॉपुलेशन पॉलिसीज होंगी उसको बनाने में गवर्नमेंट को आसानी होगी, और वो किसी भी तरह का जो पॉपुलेशन ट्रेंड है उसको वो ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यूज ऑफ मीडिया फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग एमंग द रूरल मासेस। अभी देखिए, मीडिया उस समय में 1977-78 में क्या था, आपके पास केवल रेडियो था या फिर डीडी नेशनल वाला जो टेलीविजन था। तो आप जो है देखे होंगे, देखे नहीं होंगे, मतलब सुने होंगे, जानते होंगे कि प्रचार आता था इस तरह से, जो भी फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम्स या कोई भी कैंपेन चलाए जाते थे। फिर उसके बाद मॉनेटरी कंपनसेशन टू दोज हु ऑप्ट फॉर द परमानेंट मेजर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कोई स्टेरिलाइजेशन करवा रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ पैसे दिए जाते थे। इसके इंस्टांसेस आपने देखा होगा। बहुत सारी मूवीज, अभी एक मूवी आई थी साड़ की आंख, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा। तो उसमें जो है पकड़ पकड़ के लोगों को स्टेरलाइज किया जाता था और उसके बदले में उनको पैसा मिलता था, ठीक है। तो ये एक तरह का भी अपना एक एक्सपेरिमेंट था। अब सक्सेस था कि नहीं सक्सेस था, क्या उसकी मोरल इश्यूज थे, क्या इथिकल इश्यूज थे, वो अलग डिबेट की बात है। उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अगली जो पॉलिसी हम देखेंगे दोस्तों, वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, जो आज भी चल रही है, ठीक है। इसके जो मेन फोकस एरियाज थे, उसमें पहला जो फोकस एरिया था, देखिए ये वाला सेंटेंस बस ऐसे ही है, उसका थीम बताया गया है। दूसरा पॉइंट देखिए, इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स। जो फोकस एरिया था वो था रिप्रोडक्टिव एज और चाइल्ड एज में जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ की चीजें होती हैं, उस पे फोकस करना था, ठीक है। मतलब ये कि हेल्थ एजुकेशन जितना बेटर होगा दोस्तों, और ये सही बात है कि हेल्थ एजुकेशन जितना अच्छा होगा, बच्चों को पैदा करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। उसके बाद जो अगला फोकस एरिया था, स्कूल एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14, फ्री स्कूल एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो ये आज भी चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। द पॉलिसी आल्सो एम्स एट द कर्बिंग IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको जो है 30% तक ले आना था। अब देखिए, एक तरफ हम अब हाँ, सोच सकते हैं आप कि एक तरफ हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जो ये बच्चे पैदा होते ही 1 साल के अंदर मर जाते हैं, इनकी संख्या को हमको कम करना है। ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई। लेकिन दोस्तों बात ये है कि पहले क्या होता था कि लोगों के मन में ये था कि मान लीजिए 2 बच्चा पैदा हुआ और दोनों मर गए, तो क्या होगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा नहीं। इस चक्कर में वो क्या करते थे, 8-8 बच्चे, 7-7 बच्चे जो है पैदा कर लेते थे। और सोचिए कि अगर 7 के 7 वो जिंदा रह गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन 30% पे ले आने का मतलब, इस तरह समझिए, 30 ले आने का उद्देश्य ये है कि मेडिकल सेवाओं को इतना बेहतर किया जाए कि लोगों के मन में जो ये भावना है
कि बच्चे पैदा होने के बाद मर सकते हैं वो कम हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर लोगों को पता होगा कि हम जो भी बच्चे पैदा करेंगे वो ज़िंदा रहेंगे, तो वो 2 बच्चे ही पैदा करेंगे और इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो अगला इनका फ़ोकस एरिया था वो था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना था, एमएमआर को कम करना था, ठीक है? अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का रिलेशन पॉपुलेशन से कैसे है? ऐसे है। देखिए, अगर एमएमआर बहुत ज़्यादा है किसी भी सोसाइटी में तो इसका मतलब वहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और अगर सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन स्थिति उनकी सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं? पॉवर्टी का चैलेंजेज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंजेज़ है, सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन का चैलेंज है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए वो क्या करेंगे? अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसके थ्रू समाज में अपने स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो फ़ोकस एरिया था पॉलिसी का वो ये था कि हमको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, ठीक है? अगला जो फ़ोकस एरिया था यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन। ये फ़ोकस क्यों था? क्योंकि पहले देखा जाता था कि बहुत सारे ऐसे जैसे मान लीजिए प्लेग हो गया, हैजा हो गया, पता नहीं क्या-क्या रोग ऐसे डिज़ीज़ हो जाते थे, जिससे बच्चे मर जाते थे। ठीक है? और इस डर से जो फैमिली होती थी, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी। लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन करके इसमें एक वो भी था कि आईएमआर को भी कम कर दिया जाएगा इम्यूनाइज़ेशन के थ्रू। तो ऐसे में लोगों के अंदर ये रहेगा कि उनके जो भी बच्चे पैदा होंगे, वो सर्वाइव करेंगे और इसकी वजह से उनकी जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद द पॉलिसी आल्सो एक्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज मतलब कि बच्चों के जो बचपन में शादी कर दी जाती है, बाल विवाह कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट काम किया, गवर्नमेंट ने उसको फ़ोकस किया और उसके साथ-साथ 18 साल को रखा ज़रूर गया लेकिन 20 साल के जो मिनिमम एज है, 20 साल को जो है बनाया गया और उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई, ठीक है? उसके बाद द पॉलिसी बिल एक्टिवली सपोर्ट अ टारगेट ऑफ 80% ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ एंड 100% डिलीवरीज़ बाय द ट्रेन्ड पर्सन्स। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चों का पैदाइश जो हो वो हॉस्पिटल में हो, अस्पताल में हो, घर पे ना हो। ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि देखिए घर पे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसके मरने की चांस ज़्यादा है। जो माता है उसके भी मरने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस चांस को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फ़ोकस किया गया ताकि जो भी डिलीवरी के टाइम पे जो भी मेडिकल नीड है उनकी पूरी की जा सके, ठीक है? और 100% जो ट्रेन्ड पर्सन्स हैं उनसे ही डिलीवरी किया जाए। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो कम से कम ट्रेन्ड लोग उसका डिलीवरी करवाएँ और इसका एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं जो आशा है, ठीक है? उससे करवाने की कोशिश की गई, उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई, ठीक है? उसके बाद 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेग्नेंसीज़ ये एक फ़ोकस एरिया है कि सभी चीज़ का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि ट्रैक करना हमारे लिए आसान हो और उसके बाद पॉलिसीज़ बनाना हमारे लिए आसान हो। उसके बाद जो अगला फ़ोकस था दोस्तों कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ जो हैं उसको भी कम करने का फ़ोकस था। अब कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ का भी रिलेशन उसी से समझ लीजिए डेथ से है। फिर उसके बाद इसमें जो फ़ोकस था दोस्तों कि इंडियन जो मेडिकल सिस्टम है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, होम्योपैथी हो गया, तो इन सब चीज़ों पे भी फ़ोकस किया गया कि जहाँ तक संभव हो, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस हो, किस चीज़ के लिए? किसी भी डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, ठीक है? तो ये सब सारे फ़ोकस थे। देखिए, अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हों, देखिए हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम में लिखना है और अच्छे मार्क्स ले आने हैं। तो आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, कुछ समझ में आएँगे, कुछ समझ में मान लीजिए नहीं भी आया, जितना समझ में आया उतना लिखिए और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा तो आपको पूरी तरह से रिवाइज़ करने में ईज़ी होगा और हमको जहाँ तक लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर हम इस पूरे पॉलिसीज़ का अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, ये दोस्तों यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए एक्चुअली समझना इस तरह से है कि जो ये पॉलिसी में 2000 की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में जितने भी फ़ोकस एरिया थे, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं कि नहीं? ठीक है? तो इससे आप इस पॉलिसी को क्रिटिकली असेस कर पाएँगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात तो हमने की अपनी पॉलिसी में, लेकिन आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आईएमआर, एमएमआर आज भी बहुत ज़्यादा है।
अभी जो हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया है। 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात किए हैं, लेकिन अभी भी ये हमारे पास ये नहीं हो पाया है। जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो होता है दोस्तों, वो भी अभी हमारे यहाँ उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट फेल्ड हैं, लेकिन ये फेल्ड वर्ड आप मत यूज़ कीजिएगा। अभी आप इस तरह से बोलिएगा कि अभी हम पूरी तरह से पहुँच नहीं पाए हैं, जो भी हमने अपनी पॉलिसीज़ में अपना टारगेट बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि पॉपुलेशन वाला ये जो टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड जो इश्यूज़ थे, उसमें अभी 1-2 टॉपिक और भी हैं, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो और आपको उबन ना लगे, इसलिए छोटा-छोटा करके 2-3 पार्ट में मैं उसको बना दूँगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली कमेंट में हमको लिखिए, हम उसको जो है रिज़ॉल्व कर देंगे। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।